तो आज सुबह सुबह मैं नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए आया था, क्योंकि इतने दिनों से वही बर्गर पिज्जा खा के मैं बोर हो गया था और उम्मीद थी शायद से आज मुझे फिश फ्राई खाने को मिल जाए। लेकिन मछली पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। पहले 1.5 घंटे तक तो मेरे हाथों में एक भी मछली नहीं लगी और इंतजार करते करते मैंने तो 5-6 कुरकुरे के पैकेट्स भी खा लिए। मैंने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन फाइनली मेरी फिशिंग रॉड टाइट हो गई। फाइनली अब मेरे हाथ में कुछ तो आ गया था, लेकिन ये मछली तो हद से ज्यादा जोर लगा रही थी और इससे मालूम हुआ कि मछली काफी बड़ी होने वाली है। मैं पूरी ताकत से फिशिंग रॉड को खींचा और मैं हैरान तो इस बात से हुआ कि मुझे 2 मछलियां मिल गई थी एक की जगह। मेरे तो वारे न्यारे हो गए थे, क्योंकि एक की जगह मुझे 2 मछलियां मिल गई थी। शायद से आज मेरा लकी डे था। मुझे तो अब काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फटाफट आग जलाना शुरू कर दिया था और एक बार आग जलने के बाद मैंने मछलियों को आग के ऊपर रख दिया था। आज तो मैं बारबेक्यू वाली फिश फ्राई खाने वाला था। पूरे आधे घंटे के बाद फिश फ्राई तैयार हो गई थी और फाइनली अब बारी थी चाट मसाला वगैरह लगा के इसे खाने की। फिश को पकड़ने और बनाने के लिए तो पूरा 3 घंटे लग गए थे, लेकिन इसको खाने में मैंने 10 मिनट में खत्म कर दिया और इसे खा के तो एकदम बहुत मजा आ गया था। अब पेट फुल होने के बाद मैंने सोचा कि चलो आधे घंटे की झपकी ले लेनी चाहिए, फिर उसके बाद मैं घर के लिए निकल ही जाऊंगा। अब मैं हल्की हल्की नींद में ही था, तभी मुझे अपने आसपास से कुछ ऐसी आवाज आने लगती है। उठ, जल्दी उठ, सुना, उठ, जल्दी उठ, सुना, उठ, जल्दी उठ, सुना नहीं क्या? अब आवाज से जैसे ही मेरी आंखें खुलती है तो मुझे मेरे सामने दिखाई देता है एक बंदा जो कि जाना पहचाना था। उठ जा, अबे उठ जा, अरे उठ जा रे। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जलपरा था, जो कि पता नहीं न्यूयॉर्क में क्या कर रहा था। तो मैं उसे पूछने लगता हूँ कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे बच्चे, तू मुझे जलपरा क्यों बुला रहा है? मैं जलपरा नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो भाई, तुम ही जलपरे हो ना? तुम दिखते भी उसके जैसी हो, आवाज भी उसकी जैसी है। अरे बच्चे, लगता है तू मेरे कजन भाई जलपरे की बात कर रहा है, जो कि लॉस सैंटोस में रहता है। अगर जलपरा तुम्हारा भाई है तो तुम कौन हो? बच्चे, मैं हूँ सैयारा, जो कि बदला नहीं है। अच्छा ठीक है सैयारा भाई, वैसे तुम यहाँ पे आए किस लिए हो? वो मेरा जलपरा भाई बोल रहा था कि तुमने उसकी कुछ मदद ली थी। और इतने सुनते ही मैं समझ गया था कि ये बंदा यहाँ पे किस लिए आया है। और फिर वो मुझे बोलने लगता है, तो बच्चे, नियम तो तू जानता ही है, जो एहसान तूने लिया था उसका बदला तुझे चुकाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो यार। नहीं, अब देखते ही देखते मेरे आसपास मैजिकल स्मोक आने लग गया था और उस मैजिकल स्मोक में मैं गायब सा हो गया। और फिर वो मैजिकल स्मोक मुझे ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है जो कि मैंने सोचा ही नहीं था। बच्चे, तेरा स्वागत है अल्टीमेट मेगा रैम चैलेंज में। मुझे लगा इन सब चीजों को मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, लेकिन ये सब फिर से नहीं। और ये मेगा रैम चैलेंज तो अभी तक का सबसे अजीबोगरीब चैलेंज दिख रहा था और इसको मैं कैसे पार करूंगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सैयारा भाई, एहसान चुकाने का और कोई तरीका नहीं है क्या? अरे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये चैलेंज काफी आसान होने वाला है। तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि ठीक है, मुझे बताओ करना क्या है। सबसे पहले तो तू अपने लिए गाड़ी चुन ले। तो अब मैं रैम पे आगे जाने लगता हूँ अपनी गाड़ी को सिलेक्ट करने के लिए और मुझे एक ऐसी गाड़ी चूज करनी होगी जो कि मेरा इस रैम चैलेंज में पूरा साथ दे। यहाँ पे फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट थी। अब ऐसे चैलेंजेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी कौन सी गाड़ी चूज करते हो। सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो फॉर्च्यूनर को लेते हैं, बढ़िया 4x4 गाड़ी है और ऑलमोस्ट मैंने इसे सिलेक्ट कर ही लिया था। लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया, भले ये गाड़ी पावरफुल है लेकिन हर बार पावर काम नहीं आता ऐसे चैलेंजेस में। तो इसीलिए मैं आगे बढ़ गया और सोचा कि क्यों ना अपनी S11 स्कॉर्पियो को इस रैम चैलेंज में इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन जब मैंने रैम को एक नजर देखा तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बल्कि गाड़ी की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आराम से हर जगह से निकल सके। और इन तीनों में से इस क्राइटेरिया में परफेक्ट बैठ रही थी मारुति की स्विफ्ट। जिस तरीके के रैम पे आगे सामने आने वाले थे उसके लिए ये स्विफ्ट परफेक्ट गाड़ी थी। भले ये छोटी थी और इसमें पावर कम था, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी में अपने हिसाब से बना सकता हूँ। तो अब मैंने अपना फैसला कर लिया था, तो मैं सैयारे को बोलने लगता हूँ, सैयारा भाई, मैं स्विफ्ट को चुनता हूँ। रैम चैलेंज के लिए मैं इसे ही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है बच्चे, जाओ उस गाड़ी में बैठ जाओ और इधर लेके आ गाड़ी को। इसके बाद मैं जलपरे को ठीक है बोल देता हूँ और फिर मैं स्विफ्ट की तरफ जाने लगता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठ के उसे स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद मालूम पड़ा कि इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता जरूर है, लेकिन 2025 की स्विफ्ट के मामले में मुझे ये वाली स्विफ्ट अभी भी सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलो अब चलते हैं रैम की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा GTA इंडिया मॉड्स के बारे में। अगर आप भी अपने GTA 5 PC में इंडियन व्हीकल्स के साथ प्ले करना चाहते हो तो GTA इंडिया मॉड सिर्फ आपके लिए ही है। इस वेबसाइट पे आपको इंडियन कार्स, इंडियन बाइक्स, इंडियन ट्रक्स, इंडियन ट्रेन, हर एक चीज का मॉड मिल जाएंगे। महिंद्रा स्कॉर्पियो से लेके रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 से लेके आपको यहाँ पे टाटा सिग्ना सब कुछ मिल जाने वाले हैं। मोर देन 200 क्रिएटर्स ऑलरेडी हमारे साइट के मॉड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो देरी मत करो, जल्दी से जाओ gtindiamods.com पे और अपने पसंद का मॉड इस्तेमाल करो। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। ऑफर लिमिटेड है सिर्फ 15 अगस्त तक। अब मैं स्विफ्ट को स्टार्टिंग लाइन पे लेके पहुंच गया था और जलपरा मुझे इस रैम चैलेंज के रूल समझा रहा था। बच्चे, इस चैलेंज में
तेरे लिए कोई समय की सीमा नहीं है, बस किसी भी तरह इस चैलेंज को पार कर लेना। रे 1D स्टार्ट, जाओ। अब फुल थ्रोटल दबा के मैं अपना रैम चैलेंज तो शुरू कर देता हूँ, लेकिन इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था कि सामने जमीन थोड़ी नीचे है, जिसकी वजह से स्विफ्ट सीधा बम्पर पे नीचे आके गिरती है। गाड़ी को तो वैसे नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अभी मैं रोटेटिंग टनल में फंस गया था। बच्चे इन फैन के ब्लेड से बच के रहना, क्योंकि इनको टच करने पे तुझे 10,000 वोल्ट का झटका लगेगा। अब सही मौका देख के मैं सबसे पहले वाले फैन को पार कर लेता हूँ और ऐसे ही करते करते मैं दूसरे वाले फैन को भी आराम से क्रॉस कर लेता हूँ। सामने फिर एक जंप आ रही थी जिसे मैंने 120 की रफ्तार पे अपनी गाड़ी को हवा में उड़ा दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी मुझे तगड़ा लगा। अब इस चैलेंज के अगले पड़ाव की बारी थी जिसमें सयारा मुझे बोलने लगता है, बच्चे तुझे सारे के सारे फुटबॉल को अपने गाड़ी के जरिए पानी में गिराना है। याद रहे तो अपने बॉडी का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करेगा। अब मैं बिना देरी किए उन फुटबॉल्स को अपनी गाड़ी से ठोकना शुरू कर देता हूँ। अब पहले तो मुझे चैलेंज काफी आसान लग रहा था, क्योंकि जब मैंने पहले फुटबॉल को अपनी गाड़ी से मारा तो वो फटक से पानी में गिर गया। अरे वाह, क्या बात है बच्चे, ऐसे ही। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि फुटबॉल को मारने के चक्कर में कई बार तो मैं गिरते गिरते बच जा रहा था पानी में। 2 फुटबॉल तो पानी में गिरा दिए थे, लेकिन 4 अभी और बाकी थे। काफी आहिस्ता आहिस्ता मैं गाड़ी को आगे पीछे कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं थी। मैं पीछे जाके जोर से फुटबॉल को टक्कर मार रहा था, जिससे वो फटाफट पानी में गिरते ही जा रहे थे। अब ये चैलेंज तो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही गया था, लेकिन जब मैंने चौथे फुटबॉल को पानी में गिराना चाहा तो वो मेरे साथ ही खेलने लग गया। अरे यार, ये तो टप्पा खा रहा है। ये वाला फुटबॉल तो मेरी गाड़ी के पीछे ही चला गया, और इसे जब मैंने वापस डालने की कोशिश की तो फिर ये आगे आ गया। पता नहीं ये फुटबॉल मेरे साथ करना क्या चाह रहा था। काफी देर तक माथा पच्ची करने के बाद फाइनली ये वाला फुटबॉल भी पानी में चला गया, और आखिरकार मेरा ये वाला पड़ाव भी कंप्लीट हो गया। और अब बारी थी अगले पड़ाव पे जाने की, लेकिन अगला पड़ाव तो लिटरली ऐसा था कि आग का जरिया था और उसमें लिटरली हमें चल के जाना था। पहले तो ये देख के मैं सोच में पड़ गया था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया कि मैं गाड़ी को इतनी स्पीड में भगाऊंगा कि आग मेरे गाड़ी के टायर को टच ही नहीं कर पाएंगी। और बस फिर क्या था, मैंने फुल रफ्तार से आग के ऊपर अपनी स्विफ्ट को भगाना शुरू कर दिया। लिटरली मेरी भयानक तरीके से फटी हुई थी, लेकिन फाइनली मैंने बिना टायर को पंचर किए इस पूरे आग के दरिया को क्रॉस कर लिया था। लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पे मुझे कुछ बॉल्स को पानी में डालना पड़ा, और अब तो ये बॉल्स को पानी में डालने से मुझे चिढ़ आने लग गई थी। लिटरली काफी अनोइंग काम था ये भले ही ऐसे नॉर्मल बॉल्स दिख रहे हो, लेकिन ये पूरी अपनी मर्जी चला रहे थे इस रैम चैलेंज में, जैसे कि इनमें भी कोई जान आ गई हो। बड़ी मुश्किल से मैंने सारे के सारे बॉल्स को पानी में डाला, वो भी आग को अवॉइड करके, और इस पड़ाव को भी मैंने फाइनली पूरा कर लिया था। लेकिन अभी आगे मुझे दिखाई दे रहा था ऑसिलेटिंग बोर्ड्स, और इनको भी टच करने से मेरी गाड़ी सीधा पानी में गिर जाती। लेकिन इसे मैंने सीरियस नहीं लिया और अपनी स्विफ्ट से फटाफट इन सारे ऑसिलेटिंग बोर्ड्स को भी पार कर दिया। लेकिन अब वो पड़ाव आ रहा था जिसे देख के मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, क्योंकि ये था स्किपिंग स्टोन्स। और लिटरली मैं शुक्र मना रहा था कि मैंने यहाँ पे फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो को चूज नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे पूरी स्ट्रेटेजी लगने वाली। मैं बिल्कुल केयरफुली अपनी गाड़ी को इस प्लेटफॉर्म पे ड्राइव कर रहा था, और बिल्कुल एक भी गलती नहीं हो सकती थी यहाँ पे, क्योंकि एक गलती और मेरी गाड़ी सीधा पानी में। बम्पर टू बम्पर था भाई सब कुछ यहाँ पे, आगे लो पीछे लो, आगे लो पीछे लो, यही करना था, लेकिन बड़े ध्यान से। कई बार प्लेटफॉर्म पे तो लिटरली 3 ही व्हील्स थे, चौथा व्हील हवा में था। फिर बाद में समझ में आया कि जिगजैग करते हुए मैंने बिल्कुल सांप की तरह मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन स्टिल काफी डर रहा था मैं, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं थी। और फिर उसके बाद फाइनली मैंने ये रैम को क्रॉस कर लिया। अब अगला पड़ाव जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा था उसके लिए मैं थोड़ा सा अनश्योर था, क्योंकि मेरे सामने था काफी सारा पानी जिसे मुझे क्रॉस करना था। अब ये वाटर ब्रिज को क्रॉस करना उतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन गलती से भी अगर मेरी गाड़ी की साइलेंसर में चला गया पानी तो गाड़ी जगह पे बंद हो जाने वाली थी। तो बस मैंने इरादा कर लिया था कि पूरे रास्ते में एक्सेलरेटर दबा के रखूंगा। अब पूरी रफ्तार से एक्सेलरेटर दबा के मैं ब्रिज को क्रॉस करना शुरू कर देता हूँ। मुझे गाड़ी के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन सबको इग्नोर करके मैंने फाइनली ब्रिज को क्रॉस कर लिया। वाटर ब्रिज को पार करने के बाद अब बारी थी बैरिकेड्स को क्रॉस करने की, और ये तो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे हम तंग गलियों में गाड़ी में अगर पार्किंग करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से मैंने अपना एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया, और गाड़ी को आगे पीछे करके बिल्कुल सही तरीके से मैं सारे के सारे बैरिकेड्स को क्रॉस करने लगा। हाँ, इसमें टोटल 10 मिनट से ज्यादा लग गए, लेकिन मैंने इस वाले पड़ाव को भी पूरी हिम्मत से पार कर लिया। लेकिन मेरी हिम्मत बहुत जल्दी टूट गई, क्योंकि सामने जो देखा मैंने वो नॉर्मल नहीं था। मेरी गाड़ी के सामने लिटरली गुस्से से भरे हुए 5 से 6 टी-रेक्स थे। ये यहाँ पे क्यों और कैसे है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। अरे सैयारे भाई, ये सब क्या है? मैं ये कैसे क्रॉस करूंगा? बच्चे, हर बार नया नया एडवेंचर देने में हमें मजा आता है, और वैसे भी तू टी-रेक्स से पहले भी सामना कर चुका है ना, तो ये बार भी तू कर ही लेगा। और 2 बातें हमेशा याद रखना, पहला, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और दूसरा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ डिस्कवरी चैनल। सैयारे का मोटिवेशन सुन के मुझे भी मोटिवेशन आ गया था। अब सामने क्रैम था, इसलिए मैं फुल रफ्तार से अपनी स्विफ्ट को एक्सेलरेट करना शुरू कर देता हूँ, और ब्रेक्स छोड़ते ही मैं पूरी रफ्तार से डायनासोर्स के बीच में अपनी गाड़ी को लेकर रैम से जंप करवा देता हूँ। ये जंप अभी मेरी
सबसे भयानक जंप थी और मुझे लग भी नहीं रहा था कि कंप्लीट होंगी भी या नहीं। मेरी जंप तो एकदम परफेक्ट थी, लेकिन मेरी गाड़ी आखिरी में बस टकरा जाती है फिनिशिंग लाइन के टायर से, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और पलटियां खाना शुरू कर देती है। मुझे तो लगा मैं गया, क्योंकि मैं लिटरली मेरी गाड़ी पूरी तरीके से घूम रही थी और मुझे बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। लेकिन लिटरली मेरी गाड़ी आखिरी मौके पे फिनिशिंग लाइन के एकदम पास पानी के बिल्कुल नजदीक जाके खड़ी हो जाती है और पानी में गिरने से लिटरली मैं बाल बचा। लेकिन सदमे से बाहर निकल के अगर देखा जाए तो मैंने इस रैम चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था। तो देवियों और सज्जनों, मिस्टर मूसा ने एक और रैम चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। शाबाश बच्चे शाबाश, मैंने तुझसे यही उम्मीद की थी। हमारे लिए ऐसे आगे चैलेंज करते रहना, हम तेरी मदद करते रहेंगे। अब जल परे की ये बात सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई मुझे अब कोई भी चैलेंज नहीं करना, अब जल्दी से जल्दी मुझे अपने घर में पहुँचा दो, यानी कि न्यूयॉर्क में। ठीक है बच्चे, जैसा तू कहे, हमारा काम बनता, बाहर में जाए जनता। सही है भाई, जनता को कुछ मत बोलो, जनता है तो हमें। ठीक है समझ गया। अब मेरे घर जाने का वापस से वक्त आ गया था, क्योंकि मेरे पास आ गया था मैजिकल स्मोक और यही मुझे छोड़ने वाला था मेरे घर पे। तो चलो फाइनली मैं अपने घर पे वापस आ गया था। फिलहाल तो वीडियो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन वीडियो क्लोज मत करना, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है वो एक ऐसा वीडियो है दोस्तों जिसका बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। मतलब जो जेन्युइनली मुझे जानते हैं पिछले 4 सालों से, वो इसका इंतजार कर रहे हैं। कोई कमेंट में गेस करके बता सकता है कि अगला वीडियो कौन सा आने वाला है? तो जरूर कमेंट करो, क्योंकि अगला वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा स्पेशल और इस चैनल को बहुत कुछ अलग कर देगा अगला वीडियो। तो देखते रहते हैं अगले वीडियो में।